बरसात का मौसम था। काले घने बादल पूरे आकाश में फैले थे और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सुंदरपुर गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, सीलन की तेज गंध थी और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। उस घर में रमन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा आकाश रहते थे। बाहर की बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर का सन्नाटा उतना ही डरावना। आकाश कई महीनों से बेरोजगार था, हर दिन चुपचाप, हर रात बेचैन। पिता रमन को उसका यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। राधा दोनों के बीच समझाने की कोशिश करती, पर अब घर का माहौल इतना भारी हो गया था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे इस घर के चारों ओर मंडरा रही हो। और ज्यादा बोलना मत। तेरी किस्मत में होता तो अब तक कुछ बन जाता। 2 साल हो गए पर तू वहीं बेकार बैठा रहता है। अब मैं तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। गांव वालों के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती कर दूंगा कि तू खुद ही चला जाएगा। अब निकल जा, अभी इसी रात में। पापा प्लीज, मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी। बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। अब इतनी रात में बाहर बहुत ठंड है, बारिश है, मेरा क्या होगा? माँ, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं अपना जीवन सुधार लूंगा। बस एक मौका दीजिए। नहीं, आज और अभी निकल जा इस काली रात में। निकल, और अगर तू यहाँ रुका तो मैं तेरी जिंदगी और भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पिता माना है, मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? पापा, मैं कोई मनहूस नहीं हूँ, मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। रमन जी प्लीज, इतना कठोर मत होइए। ये हमारा बेटा है। एक रात रुकने दीजिए। बारिश भी तेज है, रात भी काली है। कल सुबह तक सब कुछ ठीक से बैठकर बात कर लेंगे। मैं खुद उसे समझा लूंगी। राधा, तू बीच में ना पड़। मैंने फैसला कर लिया है, आज ही निकालना है। रमन जी प्लीज, गांव वाले हैं, लोग क्या कहेंगे? पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। माँ, रो मत। मैं बस अब चला जाऊंगा, अब जहां भी रास्ता मिले। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। आप अपना ख्याल रखना। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आकाश काला था और बिजली की कड़कड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। रमन ने गुस्से में अपने बेटे आकाश को घर से बाहर निकाल दिया था। आकाश धीरे धीरे बरसात में चलता गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखें सूनी हो गई थी। हर कदम पर पानी के छपाके, ठंडी हवा और सन्नाटे की आवाजें उसके साथ थीं। रात इतनी गहरी थी कि दूर तक कुछ दिखता नहीं था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रास्ता झिलमिलाता, फिर दोबारा अंधेरा सब कुछ निगल लेता। आकाश ने कुछ दूर चलकर रुकने की कोशिश की। वो धीरे से पीछे मुड़ा। पीछे सिर्फ खामोशी थी, बस हवा के झोंकों से पुराने पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, धुंध और डर। वो फिर आगे बढ़ा और कुछ देर में पुराने स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां बस टिमटिमाती बल्ब की रोशनी, बारिश की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी निगाहों में घुलने लगी। पिताजी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इस तूफानी रात में मुझे घर से निकाल दिया। क्या मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं काम नहीं ढूंढ पाया? थोड़ा वक्त तो दे देते। बस एक रात की तो बात थी। अब इन अंधेरी सड़कों पर कहाँ जाऊं, किससे आस लगाऊं? रात अब और भी काली हो चुकी थी। आकाश ने स्टेशन पर बहुत देर तक इंतजार किया। हर कुछ मिनट बाद बस बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप की आवाज करती। न कोई ट्रेन, न कोई बस। काफी देर बाद उसने थके कदमों से फैसला किया, शायद अब पैदल ही चलना होगा, शायद कहीं कोई मदद मिल जाए। पर बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हर कदम के साथ रास्ता जैसे निकलता जा रहा था। ये बारिश भी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई इंसान तक दिख रहा है। अब इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊं मैं? शायद पैदल ही निकलना होगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। आकाश कंधे झुकाए भीगे कपड़ों में उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। हवा में ठंड
और गीलापन घुला हुआ था। दूर धुंध के पार उसे हल्की रोशनी दिखी। एक छोटी सी चाय की टपरी थी जहां एक बुजुर्ग चाचा चाय बना रहे थे और पास की बेंच पर एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। आकाश कुछ पल ठिठका, फिर धीरे से आगे बढ़ा और टपरी के पास पहुंचा। चाचा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोले नहीं। हवा अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर ठंड और रात का सन्नाटा वही था। टपरी की हल्की रोशनी में आकाश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस उदासी थी। पास में बैठा वो आदमी धीरे से बोला, अरे क्या हुआ? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। चेहरे पर साफ दिख रहा है, तू अंदर से टूटा हुआ है। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? आकाश कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, बस नीचे देखता रहा। फिर कांपती आवाज में बोला, अब क्या बताऊं आपको, सब खत्म हो गया। आज पिताजी को लगता है मैं किसी काम का नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ सुनता था उनसे। आज उन्होंने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहा अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब पता नहीं कहाँ जाऊं, ना कोई काम ना कोई जगह, बस चल दिया यूं ही बिना सोचे। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा, पर उसकी आंखें अभी आकाश पर टिकी थी, सीधी, ठंडी और कुछ अजीब सी। चारों तरफ फिर से हवा तेज हुई। आकाश की बातें सुनकर चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में बोले, बेटा, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तेरे बाप ने जो किया वो ठीक नहीं था। ऊपर वाला देख रहा है बेटा। जिस तरह उसने अपने ही खून के साथ किया है, कभी न कभी उसी का हिसाब उसे भी देना होगा। पर तू ये समझ, आज की ये रात ठीक नहीं है। इतनी काली, इतनी भारी बरसात में अकेले निकलना सही नहीं था। ये रास्ते दिन के उजाले में भी अजीब लगते हैं, और तू ऐसी रात में चला आया। घर पर पता है क्या कि तू घर से बाहर आ गया है? पर छोड़, अब तो जो होना था हो गया। बस तू यहीं रुक जा बेटा। चाचा जी, माँ को सब पता है। जब पापा ने मुझे घर से निकाला ना, वो रो रही थी, बस रोती ही रह गई। कुछ बोल नहीं पाई पापा के सामने। उनकी जुबान जैसे थम गई थी। मैं भी बस देखता रह गया, कुछ कह ना सका। अब क्या ही कहूँ, जब अपना ही घर पराया लगने लगे ना, तो इंसान के पास जाने की भी जगह नहीं बचती। बेटा, ये बात तो सही है कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर क्या तुझे मालूम है, ऐसी काली बरसाती रातों में लोग अकेले नहीं निकलते। कहते हैं इस रास्ते के हर मोड़ पर कुछ परछाइयां घूमती रहती हैं, जो चुपचाप देखती हैं, किस्मत का इंतजार करती हैं। और जब कोई अकेला टूटा हुआ इंसान गुजरता है ना, तो वो उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। चाचा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब इन बातों से और मत डराइए मुझे। बस थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा रास्ता। शायद कहीं ठिकाना मिल जाए या सुबह हो जाए। बेटा, थोड़ा सब्र कर ले, ये बारिश थम जाएगी। इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगा तू? कभी कभी इंसान को ठहर जाना चाहिए। हर मंजिल सुबह होने पर ही साफ दिखती है। नहीं चाचा जी, अब ठहरने का हक भी छिन गया है। बस चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। और ये बारिश शायद अब रुकने वाली नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ चाचा जी। आकाश चाचा की बातें सुनकर भी चुपचाप उठा और उस भीगी हुई रात में चल पड़ा। चाचा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो बस धीरे से मुस्कुराकर निकल गया, जैसे उसके पास अब रुकने की कोई वजह ही ना बची हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। कुछ दूर चलने के बाद आकाश एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा और मिट्टी की सोंधी मगर भारी गंध। उसने चारों ओर देखा, बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी और पत्तों की सरसराहट हवा में गुम हो रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक जगह पर पड़ी, एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा घर जिसकी छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, बिजली चमकी और एक पल को उस घर की खिड़की में किसी साए जैसी चीज हिली। फिर सब कुछ शांत। ये कैसा घर है? इतना पुराना, इतना खामोश। चारों तरफ अंधेरा और हवा की सीटी जैसी आवाजें। पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शायद अंदर कोई होगा, कोई तो मदद कर दे मुझे। कोशिश करनी ही होगी, वरना ये रात मुझे निगल जाएगी।
वो बस कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक पीछे से एक अजीब सी औरत जैसी आवाज सुनाई दी। ये सुनकर आकाश रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। और आप अपने परिवार के साथ रहते हो? आकाश की ये बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस आकाश की आंखों में घूरती रही। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये घर आपका है? मैं सच में बहुत मजबूर हूँ। मेरे अपने पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब इस तूफानी रात में जाने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। बस आज की रात इतनी सी जगह दे दीजिए रुकने के लिए। सुबह होते ही मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी रात में किसी को भी बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। बारिश अभी नहीं थमेगी और बाहर जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। वो औरत ने आकाश को अंदर आने की इजाजत दे दी थी और आकाश को अब थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम आज की रात सिर पर छत तो होगी। बाहर बारिश अभी लगातार गिर रही थी। वो औरत आगे आगे जा रही थी। पीछे पीछे उसके कदमों की आहट सुनते हुए आकाश अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी सीलन थी। हवा में पुराने लकड़ी और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। आकाश थका हुआ था। चलते चलते उसके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। वो जाकर एक कोने में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस ली। लेकिन कुछ तो अजीब था। उसका मन बेचैन था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना बड़ा घर पर उसमें बस वही औरत थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये औरत वाकई यहां अकेली रहती है? उसी पल वो औरत वापस आई, हाथ में एक चाय का कप लेकर, और बिना कुछ कहे उसे आकाश के सामने रख दिया। लो, ये चाय पी लो। बाहर की ठंड अब अंदर तक उतर चुकी है ना? ये बरसात कभी नहीं रुकती। ऐसे मौसम में इंसान के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। बस थोड़ा सा पी लो, गर्माहट मिल जाएगी और थकान भी उतर जाएगी। चाय पीकर आकाश को उसका स्वाद कुछ अजीब लगा, जैसे उसमें कोई अनजाना कड़वापन घुला हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो औरत उसके सामने ही खड़ी थी। आंखें बिना पलक झपकाए बस उसे देख रही थी। और आकाश ने माहौल को हल्का करने के लिए धीरे से बात बदलने की कोशिश की। आपने बाहर कुछ देर अपने बेटे के बारे में पूछा था ना? क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ गए आप? और इस इतने बड़े घर में क्या आप अकेली रहती हैं? आपके बाकी घर वाले कहाँ गए? जैसे ही आकाश ने यह सवाल किया, उस औरत की निगाहें अचानक बदल गईं। वो कुछ पल तक बिना पलक झपकाए आकाश को ऐसे घूरती रही, मानो उसका यह सवाल उसके दिल में कहीं गहराई तक चुभ गया हो। इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बाकी सब तो बहुत पहले चले गए। वो कभी कभी बाहर निकल जाता है। बारिश की रातें उसे बहुत भाती हैं। कहता है, माँ, आज फिर कोई नया मेहमान आएगा। पता नहीं वो किसे बुलाता है हर बार, पर जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। ये कहते ही वो औरत आकाश को कुछ पल तक बिना पलक झपकाए घूरती रही। फिर वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे पलटी और रसोई की ओर जाने लगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की आवाज अब और भारी हो चुकी थी। हवा खिड़कियों से अंदर आकर पुरानी दीवारों को सिसकियों जैसी आवाज दे रही थी। आकाश चुपचाप बैठा रहा, पर तभी उसे अंदर से बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पका रहा हो। वो डरते हुए उठकर रसोई की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा वही औरत चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही उसने आकाश को देखा, उसके होंठों पर एक हल्की असामान्य सी मुस्कान उभरी। खाना पका रही थी। मेरा बच्चा आकर बहुत भूखा होगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तुम जरा बाहर जाकर मेरे बच्चे को आवाज तो दे दो। वो यहीं कहीं घर के पास ही होगा। बोलते वक्त उसकी नजरें एक पल के लिए ऊपर उठी, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हों। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो आकाश को भीतर तक से डरा गया। ये आप क्या कह रही हो? लेकिन जब मैं बाहर था वहां तो कोई नहीं था। चारों तरफ बस बारिश हो रही थी, पर मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, कहीं भी नहीं था।
शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा, मेरा बेटा यहीं घर के पीछे ही खेल रहा होगा। तुम जाकर उसे आवाज दो, कहना कि खाना तैयार है, अब जल्दी घर आ जाए। आकाश उस औरत से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो औरत अचानक गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब ज्यादा सोचो मत, जाओ। सुन रहे हो ना, मेरे बच्चे को बुला कर लाओ, वो बाहर है, बहुत देर से भूखा है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी करो वरना वो खुद ही आ जाएगा। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भारी और खौफ देने वाली थी, जैसे किसी गहरी भीतर से आ रही हो। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर का माहौल अब अजीब तरह की खामोशी और डर से भरा था। हवा में सर्द झोंके और बारिश चल रही थी। आकाश ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी सांस रुक गई और आंखें फैल गईं। जमीन पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी थीं। उनके हाथ पैर शरीर से अलग पड़े थे और उन कटे हुए धड़ों के पास एक अजीब सी परछाई झुकी बैठी थी। उसकी शक्ल देखकर आकाश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। लाल, गहरी और खाली आंखें, कान लंबे और फटे हुए, और उसके पैर ऐसे लग रहे थे मानो किसी इंसान के नहीं हो। और तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई। अजनबी औरत। देख लिया ना मेरे बेटे को, अब तो अंदर आ जाओ, खाना अभी गर्मा गर्म है। बहुत देर हो गई, हमें भी बहुत भूख लगी है। पहले तुम खा लो, फिर हम भी खाएंगे खाना। आकाश ने जब पीछे से वो आवाज सुनी और धीरे धीरे मुड़ा तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। आंखें खून जैसी लाल, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। उसका चेहरा भयानक और शरीर पूरी तरह सफेद पड़गंदोगा था। चारों तरफ का माहौल मौत की खामोशी में डूब चुका था। हवा भारी हो गई थी। अब आकाश के पीछे वो राक्षसी परछाई थी और सामने वो औरत। बीच में फंसा आकाश, जो हिल भी नहीं सकता था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। हमें बहुत भूख लगी है, कई महीनों से इंसानी खाना नहीं खाया। यहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं, इसलिए जब भी कोई इंसान इस रास्ते पर चला आता है तो हम उसे वापस नहीं जाने देते। वो अपना शरीर हमारे लिए छोड़ जाते हैं और फिर हम उसी का खाना खा लेते हैं। वो औरत जो अपने असली रूप में थी, एक छलावा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जिनमें एक ठंडी चमक थी, जैसे किसी की जान लेने वाली है। आकाश अब कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, मानो उसके पैर जड़ बन गए हों। एक तरफ से वो अजीब राक्षस और दूसरी तरफ से वो छलावा, दोनों धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज मानो मौत की दस्तक दे रही हो। हर कदम एक ठहराव, एक सिहरन। आकाश की सांसें तेज फूलने लगी। दिल जोर से धड़कता जा रहा था। जब दोनों बिल्कुल पास आ गए थे, आकाश के अंदर से एक जोर से भयानक चीख निकली। उसी क्षण आकाश में तेज बिजली चमकी और गड़गड़ाहट से पूरी हवेली झकझोर उठता सा हुआ। फिर अचानक कुछ पल में सब कुछ खामोश हो गया। अब उन कटे हुए लाशों के बीच एक और शरीर पड़ा था, आकाश का शरीर। उस सुनसान भयावह रात में एक और बेबस जान मौत के छलावे के पकड़ में आ चुका था।